बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 31 इक़्तिसाद सुन चुके हैं और अब किस नंबर 32 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो इसी तरह की बातें करते रहे। कुछ देर बाद अच्छू तो सो गया, लेकिन माजा गुज्जर जागता रहा। वो बार बार शारक के बारे में सोचने लगता। शारक की वजह से पिछले चंद दिनों के दौरान उसे करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा था और जो 5-6 बंदे जाया हुए थे वो इसके अलावा थे। शारक की हिकमत अमली वो समझ गया था। वो उसे ना सिर्फ माली लिहाज से बल्कि अफरादी कुव्वत के लिहाज से भी कमजोर कर रहा था। शारक का मंसूबा वाकई ही बेहद खतरनाक था। वो उसे बदतरीक कमजोर करके खत्म करना चाहता था। माजा गुजर सोच रहा था कि अगर शारक अपने मंसूबे में कामयाब हो गया तो एक रोज वो माजा गुजर सड़कों पर भीख मांगता हुआ नजर आएगा। वो तो शाहरुख को इस कारोबार से ही हटाना चाहता था ताकि उसके बाद मुनशियात की मंडी पर अपनी अजारादारी कायम कर सके। लेकिन वो शाहरुख का तो अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ सका था। अलबत्ता उसके अपने कदम उखड़ना शुरू हो गए थे। माजा गुजर जैसे जैसे सोचता उसका जहन उलझता चला गया और अब सूरत हाल ये थी कि शाहरुख का ख्याल देन में आते ही उसका खून खोलने लगता था। रात के आखिरी पहर शाहरुख के बारे में सोचते हुए दफतन उसके जहन में एक और ख्याल उभरा। वो एक झटके से उठकर बैठ गया और अब वो एक नए रुख पर सोच रहा था। कमरे की खिड़की से दिन का हल्का सा उजाला नजर आने लगा। माजा रात भर जागता रहा था। वो एक लम्हे को भी नहीं सो सका। वो उठकर खिड़की के सामने आ गया और खिड़की खोल दी। ताजा हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। मकान के पिछली तरफ से मवेशियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। माजा गुजर की सारी जिंदगी गाँव में गुजरी थी। बड़ी दिलचस्प जिंदगी थी। सुबह मुंह अंधेरे उठना, खामोश और पुरसुकून फिजा में मवेशियों के गलों में बंधी हुई घंटियों की आवाजें। लेकिन वो जब से शहर आया था सब कुछ भूल गया था। शहर में वो रात को देर तक जागता और सुबह देर तक सोता रहता। आज बहुत अरसे बाद वो सुबह सवेरे ताजा हवा में सांस लेते हुए लहलहाते हुए खेतों की तरफ देख रहा था। मकान की पिछली तरफ वो आता था जहाँ मवेशी वगैरह बांधे जाते थे। उस तरफ से मवेशियों के साथ अब 2 आदमियों के बोलने की आवाजें भी आ रही थी। दई इलाकों में रहने वालों के लिए एक नया दिन शुरू हो गया था। माजा गुजर खिड़की से बाहर देखते हुए गहरे गहरे सांस ले रहा था। दफतन अपने अकम में हार्ट सुनकर वो चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी बहन आरफा कमरे में दाखिल हो रही थी। उसने माजे को देखकर सलाम किया, फिर बोली, मुझे अभी सूदे ने बताया है रात को जब तुम आए थे तो मुझे जगा लिया होता। वो ऐसा वक्त नहीं था जब तुम्हारी नींद खराब की जाती, माजे ने जवाब दिया। खैर तो है, इतनी रात को कैसे आए थे? आरफा ने पूछा। किसी काम से शेखुपुरे गया हुआ था। वापसी पर सोचा कि यहाँ कभी चक्कर लगाता चलूं। रात को देर से पहुंचा था इसलिए मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। सुल्ताना कैसी है? स्कूल जाती है या नहीं? 2-3 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए स्कूल भी नहीं जा रही। अभी तो सो रही है, आरफा ने जवाब दिया। फिर कालीन पर सोए हुए अच्छू की तरफ देखते हुए कहा, ये कौन है? नौकर है, सोने दो इसे, चलो अंदर चलते हैं। माजी ने कहा और आरफा के साथ मकान के अंदरूनी हिस्से में आ गया। बरामदे में कुर्सियां पड़ी हुई थी। वो उन्हीं पर बैठ गए। सामने कुशादा पुख्ता सेहन था। एक दरवाजा सेहन के दूसरी तरफ भी था। थोड़ी देर बाद ही सूदा दूध की बाल्टी उठाए सामने वाले दरवाजे से सेहन में दाखिल हुआ और सीधा बावर्ची खाने की तरफ चला गया जहाँ मुलाजमा पहले ही से मौजूद थी। थोड़ी देर बाद आरफा की बेटी सुल्ताना भी अपने कमरे से निकल आई। वो 10-11 साल की एक प्यारी सी बच्ची थी। माजे गुज्जर को देखकर वो दौड़कर उससे लिपट गई। आरफा उठकर बावर्ची खाने की तरफ चली गई और माजा सुल्ताना से बातें करने लगा। दोपहर का खाना खाने के बाद माजा और अच्छू वहां से रुखसत हो गए। तकरीबन 2 घंटे बाद वो लंडा बाजार के करीब सुल्तान सराय पहुंच गए। यहाँ ज्यादातर मोटरों के वर्कशॉप थे और इन्हीं वर्कशॉपों में चाय की एक दुकान में माजे के एक एजेंट ने भी हीरोइन का अड्डा कायम कर रखा था। याकूब नामी ये एजेंट भी रात को शारक के अड्डे पर होने वाली कार्रवाई में शरीक था। क्या सूरत हाल है शहर की? माजे ने उससे पूछा। रात को पुलिस ने शारक के डेरे से एक लाश उठा ली। उस लाश के अलावा उन्हें वहां से कुछ नहीं मिला। अलबत्ता 2 संतरी वहां की निगरानी करने के लिए खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन शारक या उसके साथियों का कोई सुराग नहीं मिला, याकूब ने बताया। कोई और बात? माजे ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अभी तक तो कुछ पता नहीं, याकूब ने जवाब दिया। माजा गुजर तकरीबन 2 घंटे तक वहां बैठा रहा। इसी दौरान इस कारोबार से ताल्लुक रखने वाले 2 और आदमी भी वहां आए। माजे ने उनसे भी मालूमात हासिल की, लेकिन कोई खास बात मालूम नहीं हो सकी। शहर में खामोशी थी। माजा गुजर जब सुल्तान सराय से रुखसत हुआ तो दोपहर के 5 बजने वाले थे। वह मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ चुबुर्जी क्वार्टर्स पहुंच गया। गेट में दाखिल होने के बाद थोड़ी दूर जाकर उसने सामने से आने वाले एक शख्स को देखकर गाड़ी रोक ली। आप बता सकते हैं कि शफात अली साहब कहाँ रहते हैं? माजे ने उस आदमी से पूछा। चौथी लाइन में दाईं तरफ ग्राउंड फ्लोर का आखिरी क्वार्टर है।
मेरा ख्याल है वो इस वक्त घर पर ही होंगे। थोड़ी देर पहले उन्हें आते हुए देखा था। उस शख्स ने एक तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। माजी ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। सुर्ख ईंटों की ये लंबी इमारतें बहुत अच्छी लग रही थी। उसने चौथी लाइन में गाड़ी मोड़ दी और कोने वाले क्वार्टर के सामने गाड़ी रोककर इंजन बंद कर दिया और अच्छू को गाड़ी में बैठे रहने का इशारा करता हुआ नीचे उतर गया और दरवाजे पर घंटी का बटन दबा दिया। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुल गया। वो एक नौजवान था जो उलझी हुई नजरों से माजे की तरफ देख रहा था। शफात अली साहब से मिलना है, माजे गुजर ने कहा। वो समीना का भाई नदीम था। वो कुछ देर तक उलझी हुई नजरों से माजे की तरफ देखता रहा, फिर बोला, आप पिछली तरफ से आइए, मैं बैठक का दरवाजा खोलता हूँ। माजा गुजर कार में बैठे हुए अच्छू को इशारा करता हुआ बलाग के ऊपर से घूमकर पिछली तरफ आ गया। उस तरफ बैठक का दरवाजा था। खार क्वार्टर वाले ने अपने क्वार्टर के सामने तारों या बाड़ से हदबंदी करके खूबसूरत लान बना रखे थे। इस क्वार्टर के सामने भी बाड़ की हदबंदी थी और आमदोरफ्त के लिए लकड़ी के तख्तों का एक दरवाजा भी लगा रखा था। लान खूबसूरत था, फूलों के पौधे लगे हुए थे। लकड़ी का ये फाटक गालिबन लान को बकरियों वगैरह से बचाने के लिए लगाया गया था। तकरीबन 1 मिनट बाद वही नौजवान बैठक के दरवाजे से बाहर आया। उसने आगे बढ़कर लान वाला फाटक खोल दिया और माजे को बैठक में बिठाकर अंदर चला गया। माजा एक कुर्सी पर बैठा इधर उधर देखने लगा। बैठक के फर्नीचर और दीगर सामान से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनका ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है। तकरीबन 5 मिनट बाद एक अधेड़ उम्र आदमी अंदरूनी दरवाजे से कमरे में दाखिल हुआ। माजा गुजर उसे देखकर उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़कर उस शख्स से हाथ मिलाया। वो समीना का बाप शफात अली था। वो अजनबी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। वो दोनों हाथ मिलाकर बैठ गए और खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मिलाकर शफात अली ही ने उस खामोशी को तोड़ा था। मेरा ख्याल है मैंने आपको पहली मर्तबा देखा है। बहरहाल फरमाइए, आप किस सिलसिले में तशरीफ लाए हैं? शफात अली सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। बात कुछ अजीब सी है। माजा गुज्जर कुर्सी पर पहलू बदलते हुए बोला, समझ में नहीं आता कि किस तरह शुरू करूं। मेरी भी जवान बेटी है, मुझे भी एहसास है कि आप खुलकर बात कर लीजिए। शफात अली ने उसकी बात काट दी। मैं आपकी बेटी समीना बीबी के बारे में बात करना चाहता हूँ, माजे ने कहा। आपका मेरी बेटी के मामले से क्या ताल्लुक है? शफात अली ने उसे घूरा। आप शरीफ आदमी हैं। समीना बीबी की शराफत में भी कोई शुबा नहीं किया जा सकता, लेकिन बदकिस्मती से वो गलत हाथों में फंस कर खतरनाक रास्ते पर चल निकली है। मैं इस सिलसिले में आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप हैं कौन और इस मामले से आपको क्या दिलचस्पी है? देखिए जी, माजा गुज्जर उसकी तरफ देखते हुए बोला, दिलचस्पी और गर्ज ना हो तो कोई किसी के मामलात में टांग नहीं अड़ाता। इस मामले से मेरी भी एक गर्ज वाबस्ता है। अगर आप चाहें तो हम मिलकर ये मसला हल कर सकते हैं। जरा वजाहत कीजिए, शफात अली ने कहा। समीना बीबी लाइलमी में फैसलाबाद में एक ऐसे आदमी के जाल में फंस गई थी जो मुनशियात का एक बहुत बड़ा स्मगलर है। वो एक बहुत खतरनाक कातिल भी है। उसी वजह से समीना बीबी बाद संगीन केसेस में मुलव्वस हो चुकी है। वो फैसलाबाद पुलिस को कत्ल के एक केस में भी मतलूब है। वो चंद रोज पहले लाहौर में भी एक आदमी को कत्ल कर चुकी है, लेकिन पुलिस को अभी उसके बारे में इतला नहीं मिली। समीना बीबी इस वक्त जिस शख्स के जाल में फंसी हुई है वो बेहद खतरनाक आदमी है। उसकी वजह से समीना बीबी भी जराइम की दलदल में फंसती जा रही है। शफात अली उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो एकदम फट पड़ा। उसने माजे को पुलिस के हवाले कर देने की धमकी तक दे डाली थी। माजा गुजर खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। वो अच्छी तरह समझता था कि यहाँ गर्म मिजाजी दिखाने से मामला बिगड़ जाएगा। देखिए जनाब, वो नरम लहजे में बोला, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं आपकी मदद करने आया हूँ, आपको मजीद परेशान करने नहीं। अगर आप मुझसे ताउन करें तो न सिर्फ आपकी बेटी वापस आ सकती है, बल्कि उसके खिलाफ तमाम केसेस भी खत्म मैं करा सकता हूँ। आप चाहते क्या हैं? शफात अली ने कहा। सुना है आपने समीना बीबी को किसी आदमी के साथ उस कॉलोनी से निकलते हुए देखा था। मैं उस शख्स को जानता हूँ, उसका नाम नो लखा है। वो फैसलाबाद का रहने वाला है, मुनशियात का धंधा करता है और एक आदमी को कत्ल करके फैसलाबाद से भागा हुआ है। फैसलाबाद पुलिस को शुबह है कि समीना बीबी भी कत्ल के उस केस में मुलव्वस है। वो दोनों इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। समीना बीबी शारिक नामी एक आदमी की तहवील में है जो रोपोश है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि समीना बीबी और नौ लखा यहाँ किस घर में ठहरे थे। अगर उसका पता चल जाए तो उसे नौ लखा के बारे में मालूम किया जा सकता है। उसका नाम नसर अली है, शफात अली ने जवाब दिया। ये सबूत भी मिल गया था कि समीना रात को उसके घर में रही थी। नौ लखा उसका रिश्तेदार है। पुलिस ने नसर अली को पकड़ा भी था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? माजे गुज्जर ने पूछा। पुलिस के ख्याल में वो बेगुनाह था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया, शफात अली ने जवाब दिया। माजा गुजर कुछ देर खामोश रहा, फिर वो दोनों पुरसुकून लहजे में बातें करते रहे। माजा गुजर जब शफात अली के क्वार्टर से निकला तो शाम के 7 बज रहे थे। वापस जाते उसने नासर अली का क्वार्टर भी देख लिया था।
उस रात 11 बजे के लगभग माजा गुज्जर के आदमी नासिर अली को उसके घर से उठा लाए। नासिर अली को उम्र 45-48 के लगभग रही होगी। दराज कामत, दुबला पतला सा आदमी था। एक सरकारी दफ्तर में हेड क्लर्क था। दफ्तर में और मोहल्ले में भी वो बहुत शरीफ आदमी समझा जाता था। 22 साल मुलाजमत में उसने एक मर्तबा भी अपने अफसरान या किसी और को शिकायत का मौका नहीं दिया था। इस क्वार्टर में रहते हुए भी उसे तकरीबन 18 साल हो चुके थे। मोहल्ले में किसी से भी उसकी अनबन नहीं हुई थी। हमेशा दूसरों के गम खुशी में शरीक रहता। अपने हुस्न और सलूक से उसने इस कॉलोनी में भी कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था। 9 लखा उसकी बीवी कलसूम का मामूजाद भाई था। वो फैसलाबाद में रहता था। बहुत शरीफ आदमी था। अक्सर लाहौर आता रहता था और हमेशा उन्हीं के हाथ ठहरता था। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि वो नशा करने लगा, रास्ते से भटक गया। उसकी बीवी और बेटे का इंतकाल हो गया। वो हीरोइन बेचने लगा। उसने खुद तो नशा करना छोड़ दिया, मगर वो हीरोइन फरोख्त करके नौजवान नस्ल को मौत के कुएं में धकेलने लगा। 9 लखा ने नासिर अली के यहाँ आना जाना बहुत कम कर दिया। और फिर चंद रोज पहले वो आधी रात को आया तो उसके साथ उसी कॉलोनी में रहने वाले शफात अली की बेटी भी थी। उन्होंने चोरी छपे यहाँ रात गुजारी और फिर चले गए। मगर शफात अली ने उन्हें टैक्सी पर कॉलोनी के गेट से निकलते हुए देख लिया था। उसने पुलिस में बेटी के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करा दी और 9 लखा का हुलिया भी बता दिया। पुलिस के लिए यह मालूम करना ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ कि समीना और 9 लखा कॉलोनी में किसके घर से गए थे। पुलिस नासिर अली को पकड़कर ले गई। उस कॉलोनी में छोटी मोटी बातें तो होती रहती थी, लेकिन इस किस्म का संगीन वाकया पहली मर्तबा हुआ था। लोगों को मालूम था कि शफात अली की बेटी फैसलाबाद के एक कॉलेज में प्रोफेसर है और वो ये भी जानते थे कि वो इन दिनों फैसलाबाद में थी। कॉलोनी से उसके अगवा की खबर सबके लिए हैरत का बायस बनी थी। फिर ये सोचा कि मुमकिन है वो शाम फैसलाबाद से आई हो और घर पहुंचने से पहले ही किसी ने उसे अगवा कर लिया हो। लेकिन जब पुलिस नासिर अली को समीना के अगवा के इल्जाम में पकड़कर ले गई तो लोगों को उससे ज्यादा हैरत हुई थी। और फिर ये बात भी किसी मुअम्मे से कम नहीं थी कि समीना ने एक रात किसी और आदमी के साथ नासिर अली के घर पर गुजारी थी। मामला बेहद पेचीदा था और लोग उसे समझने से कासिर थे। नासिर अली को थाने ले जाकर समीना और 9 लखा के बारे में सरसरी सी बाज़पुरस की गई। अभी बाज़पुरस जारी थी कि इलाके में किसी कत्ल की इतला मिली और SHO पुलिस पार्टी को लेकर जाए वकुआ की तरफ रवाना हो गया। उसने मुहर्रर से कह दिया था कि नासिर अली को हवालात में बंद कर दे, वो वापस आकर इससे बाज़पुरस करेगा। और फिर रात 2-2:30 बजे एक आदमी उसे थाने से छुड़ा कर ले गया था। वो आदमी उसके लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुआ था। वो उसे घर छोड़कर गया था। रास्ते में ना तो नासिर अली ने उससे कुछ पूछा था और ना ही उस शख्स ने खुद अपने बारे में बताया था। वो उसे घर छोड़कर चला गया था। दरवाजे पर उतारते उसने सिर्फ इतना कहा था कि अब पुलिस उसे परेशान नहीं करेगी। इस वाक़े को कई रोज गुजर गए थे। पुलिस ने वाकई उसे परेशान नहीं किया था, लेकिन शफात अली से उसके ताल्लुकात में अच्छी खासी कशीदगी पैदा हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। और फिर आज रात वो कलसूम के साथ बैठा टीवी देख रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। वो कमरे से निकलकर बाहर आ गया। उसने जैसे ही बाहर का दरवाजा खोला, 2 आदमियों ने उसे मुंह खोलने का मौका दिए बगैर दबोच कर सामने खड़ी हुई कार में बिठा लिया। उन दोनों के पास पिस्तौल थे। उन्होंने नासिर अली को धमकी दी थी कि अगर उसने शोर मचाया तो उसे गोली मार दी जाएगी। तीसरा आदमी शेरिंग के सामने बैठा हुआ था। उसने फौरन ही कार आगे बढ़ा दी। ये पुलिस वाले नहीं थे। अगर पुलिस वाले होते तो उसे इस तरह ना उठाते। वो इन दोनों के दरमियान सैंडविच बना बैठा था। उसने एक मर्तबा उनसे पूछा भी था कि वो हैं कौन और उसे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। एक मर्तबा उसके ज़हन में ये ख्याल भी बुरा था कि उसे शफात अली ने तो इस तरह अगवा नहीं करवाया। शफात अली की इस किस्म के लोगों से ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन मामला उसकी बेटी का था और वो कुछ भी कर सकता था। हो सकता है उसके दिल में ये बात आई हो कि पुलिस ने तो उसे शायद रिश्वत लेकर छोड़ दिया था और अब वो उसे बदमाशों के जरिए अगवा करके खुद उससे बेटी के बारे में पूछना चाहता था। कार शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई गुलमर्ग वाली नहर के किनारे एक शानदार कोठी में दाखिल हो गई। नासिर अली का ख्याल था कि यहाँ उसे शफात अली से सामना करना पड़ेगा, मगर शफात अली की बजाय एक और आदमी उसका मुंतजिर था। वो था माजा गुज्जर। उस रात 9 लखा समीना को लेकर तुम्हारे घर आया था। माजा गुज्जर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। हाँ, नासिर अली ने जवाब दिया, लेकिन मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि समीना तुम्हारे ही मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी की बेटी है? माजे ने उसे घूरा। मैं जानता था, नासिर अली ने कहा। पहले मैं ये समझा था कि 9 लखा उसे अगवा करके लाया है। मैंने और मेरी बीवी ने उससे कहा था कि वो अपने घर चली जाए या हम खुद उसे छोड़ आते हैं, लेकिन समीना ने हमें मना कर दिया था और हमारे सामने हाथ जोड़ दिए थे कि उसके घर वालों या मोहल्ले में किसी को भी पता ना चले कि वो यहाँ मौजूद है। बाद में मुझे 9 लखा ने बताया कि वो किसी केस में फैसलाबाद पुलिस को मतलूब है
और पुलिस से बचने के लिए भाग कर आई है। वो अपने किसी और जानने वाले के यहाँ जाना चाहती थी और 9 लक्का उसे छोड़ने आया था। वो किसके पास जाना चाहती थी? माजिद गुज्जर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, नासिर अली ने जवाब दिया। 9 लक्का सुबह सवेरे ही कहीं चला गया था और 5 साढ़े 5 बजे के लगभग आकर उसे ले गया था, लेकिन समीना के बाप ने रास्ते में उन्हें देख लिया। उसने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका और बाद में रिपोर्ट लिखवा दी कि उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया है। पुलिस ने यह मालूम कर लिया कि वो मेरे घर से गए थे। पुलिस वाले मुझे पकड़कर ले गए। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि समीना अपने घर नहीं जाना चाहती थी। वो अपनी मर्जी से 9 लक्का के साथ फैसलाबाद से आई थी और अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। उसे किसी ने अगवा नहीं किया था। 9 लक्का उसे लेकर कहाँ गया था? माजिद गुज्जर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, नासिर अली ने नफी में सारी लाया। उसने इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया था। उसका कोई ठिकाना तो तुम्हें मालूम होगा। हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, लेकिन 9 लक्का उनमें से किसी के घर नहीं जाता। वो लोग इसे पसंद नहीं करते, नासिर अली ने जवाब दिया। उसका कोई दोस्त जहाँ वो रह सकता हो? माजिद ने पूछा। उसके दोस्त भी मुनशियात बेचने वाले ही हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी को नहीं जानता, नासिर अली ने कहा। उस रात तुम्हें थाने से कौन छुड़ा कर लाया था? माजिद गुज्जर ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं उस शख्स को नहीं जानता। उस रात मैंने जिंदगी में पहली बार उसे देखा था। वो मुझे थाने से छुड़ाकर घर छोड़ गया था और कहा था कि पुलिस अब मुझे परेशान नहीं करेगी। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स रात 2-2:30 बजे तुम्हें पुलिस से छुड़ा कर लाया हो, उसके लिए उसने 5-10 हजार रुपए रिश्वत भी दी हो और तुम उसे जानते ही ना हो? माजिद गुज्जर ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता, नासिर अली ने कहा। उसका उलिया क्या था? गुज्जर ने पूछा और नासिर अली ने जो उलिया बताया उसे सुनकर माजिद गुज्जर के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा भाई नासिर अली। माजिद गुज्जर अपनी जगह से उठकर उसके सामने आ गया। बात यह है कि मुझे ये मालूम करना है कि 9 लक्का कहाँ छुपा हुआ है। अब तक तो मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत से बातें करता रहा हूँ, लेकिन अब मैं अपनी जबान से बात करूंगा। जबान से ज्यादा मेरे और इन दोनों के हाथ चलेंगे। मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ। अगर तुमने 9 लक्के का ठिकाना बता दिया तो ठीक है, बसूरत दीगर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं सच कहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता कि 9 लक्का कहाँ है, नासिर अली ने जवाब दिया। तुम्हारे पास 45 सेकंड बाकी हैं, अच्छी तरह सोच लो। माजिद गुज्जर ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखते हुए कहा। मैं कुछ नहीं जानता। नासिर अली अकलाया, उसके चेहरे पर खौफ उभर आया था। तुम्हारे पास वक्त खत्म हो चुका है, माजिद गुज्जर ने कहा। अब हम अपनी जबान में बात करेंगे। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया। गुल्लू, जब तक ये 9 लक्के का पता ना बताए उस वक्त तक इसकी ठुगाई करते रहो। और तुम भी एक बात याद रखो, मैं इनकार नहीं सुनना चाहता। तुम्हें इजाजत है कि जो तरीका पसंद करो वो इस्तेमाल करो इस पे। क्यों वो एक कांगड़ी पहलवान, क्या इरादा है? गुल्लू नपे तुले कदम उठाता हुआ नासिर अली के सामने आ गया। मैं कुछ नहीं जानता। नासिर अली रो पड़ा। गुल्लू चलने में उसकी तरफ देखता रहा, फिर अचानक उसने नासिर अली के मुंह पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। घूंसा मुंह पर सामने से लगा था। नासिर अली को यूं लगा जैसे किसी वजनी हथौड़े से जरब लगाई गई हो। उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। उसके सामने का एक दांत टूट गया था। उसके मुंह से खून बह निकला और वो लड़खड़ा कर पीछे गिर गया। अभी सिर्फ एक दांत टूटा है। गुल्लू उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। मैं तो तुम्हारे सारे दांत इस तरह तोड़ने के बाद तुम्हारे हाथों और पैरों के नाखून उखाड़ दूंगा, और अगर इसके बाद भी तुमने जबान नहीं खोली तो तुम्हारे जिस्म से गोश्त के टुकड़े काट काट कर बाहर कुत्तों को डाल दिए जाएंगे। अंदर आते हुए वो कुत्ते देखे थे ना तुमने, बड़े खूनख्वार कुत्ते हैं। इंसान का गोश्त तो बड़े शौक से खाते हैं। मैं सच कहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं ये अल्फाज नहीं सुनना चाहता। गुल्लू ने उसे बालों से पकड़कर उठा लिया और दूसरे हाथ से एक बार फिर उसके मुंह पर जोरदार घूंसा मारा। नासिर अली बुरी तरह चीखा। उसके सामने का एक और दांत टूट गया था। गुल्लू ने उसके बाल छोड़कर इस मर्तबा उसके कान पर घूंसा मारा। नासिर अली चकरा कर गिरा। एक लम्हे को उसे यूं लगा जैसे उसके कान में बम्बों के धमाके हो रहे हों। वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिलाया और फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। उसका कान का पर्दा फट गया था और खून बह निकला था। और फिर गुल्लू के हाथ पैर चलते रहे। नासिर अली के जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां गुल्लू की ठोकरें और गूंजे ना पड़े हों। नासिर अली पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़प रहा था, लेकिन फिर बेहिस्सो हरकत हो गया। वो बेहोश हो गया था। इसे होश में लाओ और मालूम करो कि 9 लक्का कहाँ है, माजिद गुज्जर ने कहा। 9 लक्का इसका रिश्तेदार है और 9 लक्का यकीनन ये जानता है कि शारक और समीना कहाँ होंगे। वो नासिर अली को आधे घंटे बाद होश में लाने में कामयाब हो सके थे। तशद्दुद का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। इस मर्तबा गुल्लू पलाश से उसके हाथों के नाखून उखाड़ने लगा, लेकिन नासिर अली इस मर्तबा ज्यादा देर तक तशद्दुद बर्दाश्त न कर सका और कुछ देर तड़पने के बाद एक बार फिर बेहिस्सो हरकत हो गया।
वो लोग उसे होश में लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस मर्तबा कामयाब ना हो सके क्योंकि वो खत्म हो चुका था। इसकी लाश यहाँ से दूर ले जाकर नहर में फेंक दो, माजे गुज्जर ने कहा। उसके चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी। कुछ देर बाद गुल्लू और दूसरा आदमी नासर अली की लाश बोरी में डालकर ले गए और माजा गुज्जर खामोश बैठा सोच रहा था कि 9 लक्का शारिक और समीना को कैसे तलाश करे। अब तक उसकी हर कोशिश नाकाम रही और कम से कम 4 आदमी इस चक्कर में उसके हाथों मारे जा चुके थे, मगर उसे मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला था। हर कोशिश में नाकामी के बाद उसकी मायूसी में कुछ और इजाफा हो जाता और इस वक्त भी उसका चेहरा मायूसी की अमाजगाह बना हुआ था। शफात अली अजीब सूरत-ए-हाल से दो चार था। समीना ने जो कदम उठाया था उससे वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। वो ना सिर्फ उस महल्ले में बल्कि पूरे खानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। जब पहली मर्तबा कॉलोनी के गेट पर समीना से आमना सामना हुआ था, उस वक्त अगर वो उसके साथ घर आ जाती तो शायद ये बात ना फैलती और वो कोशिश करके दीगर मसाइल पर भी काबू पा सकता था। लेकिन समीना तो उसके हाथ ही नहीं आई थी। बिलाकर मायूस होकर उसने पुलिस में समीना के अगवा की रिपोर्ट लिखवा दी थी। शफात अली ने रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह लिखवाया था कि उसकी बेटी फैसलाबाद के एक गर्ल कॉलेज में प्रोफेसर है। शायद वो छुट्टी पर घर आई थी, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसे अगवा कर लिया गया। लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो मामला कुछ और ही निकला। शफात अली के लिए इंकिशाफ खासा सनसनीखेज साबित हुआ था कि समीना ने रात उसी कॉलोनी में नासर अली नामी एक शख्स के घर गुजारी थी। नासर अली और उसकी बीवी ने यह बयान दिया था कि समीना आधी रात के बाद 9 लक्का के साथ आई थी। वो अपने घर जाने को तैयार नहीं थी, बल्कि उसने सख्ती से मना कर दिया था कि इस कॉलोनी में किसी को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। पुलिस नासर अली को ले गई थी, लेकिन आधी रात के बाद वो वापस आ गया था और इससे पहले कि वो मुकामी पुलिस से इस सिलसिले में दरियाफ्त करता कि नासर अली को क्यों छोड़ा गया है, कि फैसलाबाद पुलिस के 2 आदमी उसके घर पहुंच गए। उनमें एक ASI था, दूसरा कांस्टेबल। उनके साथ मुकामी पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल भी था। शफात अली नहीं समझ सका था कि फैसलाबाद की पुलिस क्यों आई है, लेकिन जो इंकिशाफ हुआ वो खासा सनसनीखेज था। क्या आपको मालूम है कि आपकी बेटी समीना बीबी फैसलाबाद में बाज नापसंदीदा सरगर्मियों में मुलव्वस रही है? ASI ने कहा। नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, शफात अली ने कहा। वो एक तालीम याफ्ता लड़की है, कॉलेज में प्रोफेसर है, अच्छे बुरे की तमीज कर सकती है। वो इस किस्म की कोई बात नहीं कर सकती जिससे उसकी अपनी या उसके माँ बाप की इज्जत पर हर्फ आता हो, लेकिन वो ऐसा कर चुकी है, ASI ने कहा। चंद रोज पहले पुलिस ने कब्रिस्तान में कायम मुनशियात के अड्डे पर छापा मारा तो वहां से समीना बीबी की एक किताब और एक रजिस्टर मिला था जिस पर उनका और कॉलेज का नाम तहरीर था। राब्ता कायम करने पर समीना बीबी ने एक उज़र पेश कर दिया जिसे वक्ती तौर पर तस्लीम कर लिया गया, लेकिन आप जानते हैं कि पुलिस आसानी से किसी बात पर यकीन नहीं करती। हमारी तफ्तीश जारी रही और इसी दौरान उस मुनशियात के अड्डे से मुतसिल एक वर्कशॉप के मालिक मोहम्मद यूसुफ को कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल 9 लक्का नामी एक शख्स ने किया था, लेकिन तफ्तीश के दौरान ये इंकिशाफ हुआ कि जिस रोज मुनशियात के अड्डे पर छापा पड़ा था उस वक्त समीना बीबी उस अड्डे पर मौजूद थी और अपनी किताब और रजिस्टर भूलकर उस वर्कशॉप की तरफ फरार हुई थी और यूसुफ नामी उस मोटर मैकेनिक ने फरार में उसकी मदद की थी। मजीद तफ्तीश पर यह इंकिशाफ हुआ कि मोहम्मद यूसुफ ने समीना को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। वो उसके घर गया था, उसे अगले रोज बेदर्दी से उसे कत्ल कर दिया गया। पुलिस की तहकीकात जारी रही और मजीद इंकशाफात होते चले गए। एक दिलचस्प इंकिशाफ ये भी हुआ कि उससे कई रोज पहले समीना ने एक ऐसे शख्स को अपने घर में पनाह दी थी जो इस इलाके में एक कत्ल करके भागा था। वो जख्मी था और पुलिस उसके ताकुब में थी। पुलिस को समीना के दरवाजे पर खून के निशान मिले थे और शुबा था कि वो जख्मी मफरूर उस घर में पनाह लिए हुए है, लेकिन समीना बीबी ने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ कोई नहीं आया। महल्ले वालों की इतला के मुताबिक बाद में एक नौजवान को समीना के घर में देखा गया जिसे समीना ने अपना कजन बताया कि वो कारोबारी सिलसिले में लाहौर से आया हुआ है। वो नौजवान कई रोज वहां रहा, फिर समीना बीबी अचानक ही वो मकान छोड़कर तारकाबाद की एक कोठी में मुंतकिल हो गई। इसी दौरान यूसुफ मैकेनिक के कत्ल की तफ्तीश के दौरान ये इंकिशाफ हुआ कि उस कत्ल में समीना भी मुलव्वस हो सकती है और अब हम इस कोठी पर पहुंचे तो पता चला कि समीना एक आदमी के साथ कार में बैठकर कहीं जा चुकी है। ये बात हमें सामने वाली कोठी में रहने वाले एक शख्स ने बताई थी जो इत्तफाक से उस वक्त अपनी कोठी के बरामदे में खड़ा था। स्ट्रीट लैंप की रोशनी में उस शख्स ने समीना के साथ कार में दूसरे शख्स को भी देख लिया था। वो फैसलाबाद का बदनाम मुनशियात फरोश 9 लक्का था। हो सकता है मैकेनिक यूसुफ के कत्ल में समीना बीबी मुलव्वस ना हो और अपने घर में पनाह देने वाले जख्मी मुल्जिम की धमकियों में आकर उसने अपनी जबान बंद रखी हो, लेकिन समीना के इस तरह फरार होना उसे कानून की नजरों में मशकूक बना रहा है। हमने आज सुबह समीना के कॉलेज से यहाँ का एड्रेस लिया था, लेकिन जब मुतलका थाने में पहुंचे तो सूरत-ए-हाल कुछ ज्यादा ही संगीन निकली। क्या आप बता सकते हैं कि यह सब है क्या?
आपको अपनी बेटी की इन सरगर्मियों के बारे में पहले से कोई इल्म था? अगर मुझे उस पर किसी किस्म का शुबा होता तो मैं उसकी नौकरी छुड़वा कर घर ले आता। शफाअत अली ने जवाब दिया, मुझे तो खुद भी हैरत है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। उसने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हाँ, एक बात मुझे याद आ रही है, चंद रोज पहले उसने मुझे खत लिखा था कि मैं 1-2 रोज के लिए उसके पास आ जाऊं। वो कोई जरूरी बात करना चाहती है। मैं फैसलाबाद गया था, लेकिन मेरे पूछने पर भी उसने कोई बात नहीं बताई थी। शायद उसने इरादा बदल दिया था और कहा था कि वो उदास हो गई थी। उसने मुझे ये भी कहा था कि उसकी एक दोस्त अपने वालिदैन के साथ मुल्क से बाहर जा रही है। वो कम से कम 2 साल तक मुल्क से बाहर रहेंगी। वो अपनी कोठी किसी को किराए पर नहीं देना चाहते, ना ही खाली छोड़ना चाहते हैं। समीना के बकौल उन्होंने पेशकश की थी कि अगर वो चाहे तो उनकी अदम मौजूदगी में उस कोठी में रह सकती है। समीना ने मुझसे इजाजत मांगी थी। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वो कोठी किसी आदमी ने समीना के नाम पर किराए पर ली थी और 1 साल का किराया भी एडवांस दिया गया था। ASI ने कहा, मुझे इस सिलसिले में कोई इल्म नहीं। शफाअत अली ने कहा, देखिए शफाअत साहब, ASI ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, हो सकता है कि समीना बीबी उस शख्स की धमकियों से खौफजदा होकर उन लोगों का साथ देने पर मजबूर हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर समीना बीबी अभी अपने आप को कानून के हवाले कर दे तो उसके बचने के इम्कानात हैं। उसका दिफा किया जा सकता है। अगर वो बराह रास्त किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं है तो कानून उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। ऐसी सूरत में समीना बीबी के लिए बेहतर यही है कि वो खुद पेश हो जाए। अगर आप कोशिश करें तो ये मसला हल हो सकता है। मैं कैसे कोशिश कर सकता हूँ? शफाअत अली ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, वो तो मेरे मुंह पर कालक मल कर पता नहीं कहाँ चली गई है। ठीक है, ASI ने कहा, आप अपनी तरफ से कोशिश जारी रखिए, हम अपनी तरफ से कोशिश जारी रखेंगे। समीना के हक में बेहतर तो यही है कि वो खुद पेश हो जाए। इस तरह कानूनी तौर पर उसे कुछ रियायतें भी मिल सकती हैं। अगर पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी तो बात दूसरी होगी। शफाअत अली ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले चले गए थे, लेकिन शफाअत अली को अंगारों में धकेल गए थे। समीना के बारे में ASI के इंकशाफात यकीनन बहुत सनसनीखेज थे। समीना ने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA करने के बाद जब कॉलेज में मुलाजमत की ख्वाहिश का इजहार किया था तो शफाअत अली ने उसकी मुखालफत की थी, लेकिन समीना की जिद और मां की हमायत की वजह से उसे अपने फैसले पर नजरसानी करनी पड़ी थी। 1 साल लाहौर में मुलाजमत के बाद जब समीना का तबादला फैसलाबाद हो गया तो शफाअत अली ने उस वक्त फिर मुखालफत की थी। लाहौर में रहते हुए मुलाजमत करना और बात थी, लेकिन वो जवान बेटी को शहर से बाहर नहीं भेजना चाहता था। लेकिन समीना की मां फिर आड़े आई थी। उसका मौकफ था कि फैसलाबाद में उनके कई रिश्तेदार थे, वो उसका ख्याल रखेंगे। समीना चंद हफ्ते बाद रिश्तेदारों की यहाँ रही, फिर उसने अलग मकान ले लिया। कभी शफाअत अली और कभी उनका बेटा नदीम फैसलाबाद के चक्कर लगाता रहता था, लेकिन शफाअत अली को क्या पता था कि उनकी बेटी किसी ऐसे चक्कर में फंस जाएगी जो उन्हें तबाही की तरफ ले जाएगा। कई रोज गुजर गए थे, समीना का कोई सुराग नहीं मिला था और ना ही उस आदमी का पता चला था जिसे उस रोज समीना के साथ टैक्सी में देखा गया था। समीना की माँ तो रो रो कर पागल हो गई थी। उसने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया था। निकलती भी कैसे? इस सदमे ने तो उसे चारपाई पर डाल दिया था। समीना का भाई नदीम भी कॉलेज से आने के बाद बहुत कम घर से बाहर निकलता था। उसने भी दोस्तों से मिलना छोड़ दिया था। जाहिर है उसमें किसी की बातें सुनने की ताब तो नहीं थी। शफाअत अली भी दफ्तर से आने के बाद घर ही में महदूद होकर रह जाते और आज माजा गुज्जर नामी वो शख्स उसे एक नई कहानी सुना गया था। उसके कहने के मुताबिक समीना लाहौर में थी और मुनशियात के एक बहुत बड़े स्मगलर के साथ रह रही थी। माजे गुज्जर के कहने के मुताबिक वो एक आदमी को अपने हाथों से भी कत्ल कर चुकी थी। माजे गुज्जर की बातें सुनकर शफाअत अली कांप उठा था। अगर फैसलाबाद के ASI के कहने के मुताबिक समीना अपने आप को कानून के हवाले कर भी दे तो अब उसके बचने का कोई इम्कान नहीं था। माजा गुज्जर को शफाअत अली नहीं जानता था, लेकिन उसकी बातों से अंदाजा होता था कि वो भी कोई अच्छा आदमी नहीं था और किसी खतरनाक इरादे ही से यहाँ आया था। उस रात शफाअत अली एक लम्हे को नहीं सो सका था। वो रात भर समीना के बारे में सोचता रहा कि वो इन जराइम पेशा लोगों के चुंगल में किस तरह फंस गई थी। वो तो ऐसी लड़की नहीं थी। ये भी नहीं सोचा जा सकता था कि वो किसी नशे की आदी हो गई हो। उसे तो हर किस्म के नशे से शदीद नफरत थी। शफाअत अली को अच्छी तरह याद था कि 1 साल पहले समीना ने अपने छोटे भाई नदीम को सिगरेट पीते हुए देख लिया था। उसने उसकी वो दुनाई की थी कि उसके बाद नदीम ने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया था। सुबह 8 बजे शफाअत अली दफ्तर जाने के लिए तैयार हुए तो पता चला कि मोटरसाइकिल का पिछला पहिया पंक्चर है। नदीम कॉलेज जा चुका था, वरना उसको पंक्चर लगवाने के लिए भेज देते। समानाबाद मोटर पंक्चर लगाने वाली एक दुकान थी। शफाअत अली मोटरसाइकिल को घसीटते हुए वहां तक ले गए। दुकान एक ही थी और 3 गाहक पहले ही से मौजूद थे और काम करने वाला भी एक ही आदमी था। इस तरह जब शफाअत अली की मोटरसाइकिल तैयार हुई तो 10 बजने वाले थे। दफ्तर से खासी देर हो चुकी थी। वो मोटरसाइकिल पर बैठकर चुबुर्जी की तरफ रवाना हो गए। AG ऑफिस का रास्ता चुबुर्जी ही से होकर गुजरता था।
चुबुर्जी का चौक पार करके वो जैसे ही चंद गज आगे निकले, उनकी बस स्टॉप पर खड़े हुए लोगों की तरफ नजर उठ गई। एक लड़की पैंट शर्ट में एक आदमी के साथ खड़ी थी। बाल मर्दाना वदे के कटे हुए थे। दौलतमंद घरों की लड़कियां फैशन के नाम पर न जाने किन रास्तों पर चल निकली थी। लेकिन जैसे ही वो चंद गज आगे निकले, शफाअत अली के दिमाग में झमाका सा हुआ। पैंट शर्ट में मलबूस उस लड़की का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा था। उन्होंने मोटरसाइकिल रोक ली और लड़की की तरफ देखते हुए मोटरसाइकिल वापस मोड़कर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। शफाअत अली के चेहरे पर इस वक्त बड़े अजीब से तासरात थे, जिन्हें कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। वो उस लड़की के सामने खड़े हो गए। वो समीना थी।